हेलो। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। शुरू करें। यस सर। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हम केमिकल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एसिड बेस, और दूसरा क्या, तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से क्या मिलता है हमें? सॉल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, कि एसिड कौन होते हैं। तो एसिड इज एन केमिकल कंपाउंड। एसिड क्या होता है? इट इज अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, विच यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन। एसिड किसे बोलेंगे? कि वो केमिकल कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद क्या बनाए? H3O प्लस आयन, जिसे हम और क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, लिखो एक बार डेफिनेशन कि एन एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड। एन एसिड इज अ chemical compound which when dissolved in water which when dissolved in water yields 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 hydronium ions as the only positively charged ions as the only positively charged ions as the only positively charged आयन। कि जब भी कोई एसिड वाटर में जाएगा तो वहां पे जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, उसके अलावा कोई अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नहीं बनेगा। सिर्फ कौन बनेगा हमेशा? हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, जैसे हम बात करें HCl प्लस H2O। ठीक है, तो सिंपली जब हम बात करते हैं कि अगर HCl वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो किसमें ब्रेक होता है? वो H प्लस एंड Cl माइनस। दिस H प्लस कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H3O प्लस। क्योंकि H प्लस क्या होता है? अकेला स्टेबल नहीं है। H प्लस आयन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H प्लस आयन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटोन है अंदर। समझ में आया? क्या है उसके अंदर? सिर्फ एक होता। प्रोटोन है। सिंपली होता क्या है, देखो H2O के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, और क्या करता है वो? हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो शेयर कर रहा है। यहां से हमें क्या मिलता है? हमारा H2O। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये H प्लस आता है तो H प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसे डोनेट कर देता है? H प्लस आयन को। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? नहीं, इस बॉन्ड को देखो, कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से बराबरी से शेयर किए गए हो। क्या यहाँ पे आयोनिक बराबरी बॉन्ड। से शेयर हुआ है? सिर्फ अकेले ऑक्सीजन ने शेयर किया है? क्या हाइड्रोजन ने कुछ शेयर किया है? नहीं किया है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसे क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो कोई पूछे H3O H2O तो पहले से स्टेबल था, तो H प्लस कैसे आगे जुड़ गया स्टेबल में? तो वो ऐसे जुड़ा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या थे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो वो एक लोन पेयर H प्लस आयन से क्या कर लेता है बेटा? शेयर कर लेता है। समझ गए? लिख लो। इसके बाद एक सब हेडिंग लिख लेना, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। के हाइड्रोनियम आयन क्या होता है?
कि भैया H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में, सो इट कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन टू बिकम स्टेबल। तो हाइड्रोनियम आयन के लिए लिखना ओके बेटा, लुक गए। तो लिखो हाइड्रोनियम आयन में द हाइड्रोजन आयंस नेवर एग्जिस्ट, the hydrogen ion never exist by themselves in solution, comma, so they attach themselves, solution, comma, so they attach themselves to water molecule, so they attach themselves with water molecule and form the hydronium ion, and form the hydronium ion, and form the hydronium ion. ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन है क्या? सिंपली क्या है हाइड्रोनियम आयन? देखो, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन क्या है? ये जो H प्लस आयन था इसमें क्या हुआ? वाटर ही तो ऐड किया हमने, तो ये हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन है और कुछ नहीं है। इसे और क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इन्हें फॉर्म कैसे कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, हमें पता है मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं जनरली नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, मिलते न्यूट्रल भी है। लेकिन ऐसे ही जैसे हम मेटेलिक को बोलते हैं कि वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ उसमें एम्फोटेरिक भी होते हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड में, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आएगी, ठीक है, वो कौन सी है हमारी? सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं बताओ? एसिड कैसे बनाओगे? सोच के देखो, क्या चाहिए? HCl बनाना है तो क्या करोगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करवाओगे? ऐड करवाओगे। सिंथेसिस का मतलब क्या है? दो चीजों को एक साथ जोड़ना। एक सेकेंड, तो लिखो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब सिंथेसिस रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद other non-metallic elements. Hydrogen combines with other non-metallic elements. Hydrogen combines with other non-metallic elements to form acids. To form acids. To form acids. ठीक है, under appropriate conditions. Under appropriate conditions। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन रखा था सर, क्लोरीन रखा था, साथ में रख के सर HCl क्यों नहीं बनाया, तो ऐसे नहीं बनेगा, कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, एग्जांपल ले लो H2 प्लस Cl2। अब कोई बोलेगा सर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए बोला था, अरे अकेला H एग्जिस्ट करता है? नहीं कर सकता, H2 बना के। ठीक है,
अकेले H की तरह अगर आपको एग्जिस्ट कराएं तो सिर्फ कौन एग्जिस्ट करते हैं एज अ मोनो एटॉमिक फॉर्म? नोबल गैसेस। बाकी सब तो मॉलिक्यूल्स बना के मिलेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल किसका हो, एलिमेंट का हो या कंपाउंड का। यहां से हमें क्या मिलेगा? 2HCl। तो जोड़ा क्या हमने हाइड्रोजन के साथ? कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी एक नॉन मेटल। या फिर दूसरा देख लो, H2+S, सल्फर ऐड करते हैं, हमें क्या मिलता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड है वो, ऐसे लिखते हैं हम उसको, H2SO4 है। हम सिर्फ एक एक की बात कर रहे हैं कि चलो एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर हम ऐड करें तो कैसे बनेगा। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट लिख लेना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जैसे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर के साथ मिलके, हम बोलते हैं ना एसिड रेन, देखते हैं हम SO3 SO2 गैस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हार्मफुल गैसेस है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे? ये एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड dissolved in water to form acids, to form acids। जैसे CO2 गैस को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो हमें क्या मिलता है? H2CO3। ये हमारा क्या है? कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड है लेकिन एसिड तो है। ठीक है, और देखना है ऐसे ही तो हम SO3 की रिएक्शन करा सकते हैं वाटर से। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्लस H2O, यहां से हमें क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर वहीं पे SO2 है और इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं तो मिलेगा H2SO3। ये मेरा क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। और ऊपर वाला क्या था हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो। इसके बाद थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के। ठीक है, सॉल्ट की, किससे? अदर एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स, बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स विद अदर एसिड्स, बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स, बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स विद अदर एसिड। कि मेरे पास कोई एक एसिड है लेकिन मुझे दूसरा एसिड बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? किसी सॉल्ट से रिएक्शन करा दो, आपके पास एक रिएक्शन है। तो जैसे हम बात करें, सबसे सिंपल, हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, मैंने इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी। यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl, यानी एक नया एसिड बन के निकला। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, डिस्प्लेस करेगा किसको? इसके हाइड्रोजन को। समझ में आया? इसको ऐसे ही बोल सकते हो, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, H2SO4 जब भी वाटर में जाके अगर ब्रेक होने की बात होती है तो H2SO4 कैसे ब्रेक होता है?
वो एक H+ देता है और बनाता है HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन, और फिर ये फिर वाटर में जाके एक और H+ देके SO4 2 माइनस बनाता है। ऐसे होती है इसकी ब्रेकिंग। ठीक है, लिख लो NaCl वाला। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन करा सकते हो, NaNO3 की भी रिएक्शन करा दो H2SO4 से। क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास? ठीक है, NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे HCl मिल गया हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है अपना? नाइट्रिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हाँ हाँ बेटा, लुक गए हम। कब तक चलने वाली बेटा ये क्लासेस? अच्छा, 2 वीक्स में खत्म करना है। वाह, टू मच फन। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, तो सबसे पहले किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि भाई सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे कि भैया कहाँ से मिलता है एसिड, कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो एसिड दो टाइप से मिलते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड, जिन्हें हम साथ में और क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। These are obtained from minerals, obtained from minerals। ठीक है, और ये कहां से मिलते हैं? obtained from plants and animals। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड हो गया। हाँ बेटा, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक एसिड उन्हें बोलते हैं। इसका देख लो, CH3COOH सिट्रिक एसिड कार्बन, और इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। इनमें कहाँ है कार्बन, इसलिए उन्हें इनऑर्गेनिक बोलते हैं। किसको? एक्सेप्शंस है। हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज में हो। कार्बन कैसे बोलते हैं हम? कार्बन तो ऑर्गेनिक में आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी तो मिलता है कार्बन। कैल्शियम कार्बोनेट मिला के नहीं, CO2 मिला के नहीं, बहुत सारे हैं कार्बन के लिए तो हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बहुत सारी चीजें जहां पे हम कार्बन का यूज देखते हैं। ठीक है, ये लिख लो। इसके एग्जांपल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल लिख सकते हो ना, कौन कौन से हो जाएंगे? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HCl, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, एक्सेट्रा। लिख लो। इसके बाद डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऊपर वाला रब कर दो ना। सेकंड देखेंगे क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे बोलते हैं एसिड को, किस में क्लासिफाई करते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा डाइल्यूट एसिड।
कंसंट्रेटेड एसिड को किसको बोलेंगे हम? कंसंट्रेटेड एसिड यानी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, या फिर H प्लस आयन। यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और वाटर की कम है तो कंसंट्रेटेड एसिड, या फिर डाइल्यूट एसिड किसे बोलेंगे? मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, या फिर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। थर्ड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब एसिड में नाम सुनते होगे कि एकदम से आया था बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? कितने H प्लस आयन दे रहा है एक मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड गिव्स हाउ मच H प्लस आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो इसको हम किस में डिवाइड करते हैं बेसिसिटी के तौर पे? मोनो बेसिक एसिड, फिर डायाबेसिक एसिड, डायाबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब वो एसिड जो कितने H प्लस दे वाटर में जाने के बाद? एक। जैसे HCl, एग्जांपल लिख लो, HCl, HBr। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। H प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। बहुत सारे लिख लो, HCl और HBr। डाइबेसिक एसिड कौन से हो गए? H2SO4। ठीक है, लिखते जाओ। ट्राइबेसिक में भी लिख लेना, H3PO4, C6H8O7। और इसमें आपका कार्बोनिक एसिड भी आ जाएगा अगर डालना चाहो तो, H2CO3, CO3 2 माइनस बनेगा और 2 H प्लस आयन निकलेगा। इसमें लिख लेना H3PO4। ठीक है, इसके बाद क्लासिफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, नहीं मिटा रहा बेटा, इस सर ने तो रफ्तार पकड़ रखी, धड़ाधड़ 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 है। लिखे नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। कि सर एक तो हो जाते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे कौन से आ जाते हैं हमारे पास? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे?
acids which completely dissociates in water, जो वाटर में जाने के बाद सारे आयंस दे दे अपने H+ के, ठीक है। और वीक एसिड किसे मिलने बोलेंगे? डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, हाँ बेटा, नहीं वीक एसिड। कौन सा? सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड छोड़ना होंगे, समझे? ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, पर मिनरल एसिड ज्यादातर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी मिलता है हमारे, तो हमें कुछ होता है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद? नहीं। लिखो, यानी ना तो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे या फिर डिसोसिएट होंगे ही नहीं वाटर में, या बहुत पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि भाई एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, आपको नहीं चखना है, पर जनरली जितने भी एसिड देखते हैं दे आर सोर इन टेस्ट। नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लेना, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड लिख लेना कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अगर कोई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो उसको क्या कर देगा? ये रेड कर देगा। और लिख लेना हाइड्रोजन, एसिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, थर्ड पॉइंट लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिखो, टेक योर टाइम। थर्ड पॉइंट लिखो, एसिड कंटेन हाइड्रोजन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल। एसिड कंटेन हाइड्रोजन, एसिड कंटेन हाइड्रोजन as the only positively charged radical, charged radicals, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, strong acids conduct electricity, strong acids conduct electricity। लिख लिया? रेडिकल क्या होते हैं? तो देखो दो चीजें होती है, अगर मैंने कहा मेरे पास सोडियम था और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और Na+ आयन बन गया, ठीक है। रेडिकल किसे बोलेंगे? नहीं, वो आयन जो कैसे फॉर्म हुए हो, किसी कंपाउंड से ब्रेक होके।
अगर मैंने कहा HCl था तो H प्लस किससे टूटा है, एक कंपाउंड से ब्रेक होके टूटने के बाद क्या बना, आयन बना, Cl माइनस आयन बना। तो ये क्या है, आयन्स भी बोलते हैं हम इन्हें, और साथ में क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल क्यों बोला, क्योंकि इट इज ब्रेक्ड फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से टूट के बना है। समझ गए? तो ये होगी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बेटा बहुत कम आयंस होते हैं जो चार्ज को कैरी कर पाएंगे, ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई। जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट उतना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, एसिड करते क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एसिड्स रिएक्ट विद metals comes above hydrogen in reactivity सीरीज। कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आता है, मेटल्स, एसिड्स उन मेटल से रिएक्ट करते हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिख लेना, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और वहां से निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखना चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूं मैं, Ag Au और लास्ट में Pt। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है अबाउट द एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव एंड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन को। क्यों मेटल में रखा है, जबकि ये तो मेटल नहीं है, ये तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वो कहाँ आएंगे, टॉप पे, और लेस रिएक्टिव मेटल्स कहाँ पे आएंगे, नीचे। जैसे हम Ag Au और Pt को क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स, यानी ये नोबल गैसेस जैसे ही हैं, ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से भी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। हाइड्रोजन को इसलिए रखा है क्योंकि इसके बेसिस पे हमने क्या बनाई है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, कि ये मेटल जो इससे ऊपर आ रहे हैं कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर, या उसके सॉल्यूशन से उनको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हमने NaCl2SO4 की रिएक्शन की थी, तो Na कम्स अबव हाइड्रोजन, तो उसने हाइड्रोजन को हटा दिया था, और वहां से जो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके HCl बना था हमारा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले कौन है। अब जैसे सबसे पहली बात करूं मैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अगर मैं कहूं आयरन और पोटेशियम, इन दोनों में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो मैं कहूंगा पोटेशियम ज्यादा जल्दी रिएक्ट, इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, फॉर मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एसिड्स रिएक्ट विग्रसली, इनसे बहुत फास्ट और बहुत जल्दी रिएक्शन होती है।
ठीक है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, HCl से रिएक्शन कराऊं तो क्या आएगा, KCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे ही अगर सोडियम की रिएक्शन करा दूं मैं, ठीक है, H2SO4 से ही रिएक्शन करा दे तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम की करा के लिखो, कैल्शियम की भी कराओ HCl से। हम्म, ये तो बैलेंसिंग करना है ना आपको। अगर यहाँ भी बैलेंसिंग करना है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा, ये लो। अगर यहाँ 2 Na है तो हम यहाँ से लेते हुए जाएंगे, समझ में आया। तो 2 Na हो गए, 2NO2 हो गए, 2H2SO4 हो गई बैलेंस, समझ में आया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में। अब जिंक है, तो जिंक से कैसी रिएक्शन होती है, फॉर जिंक रिएक्ट्स मॉडरेटली। जिंक से कैसे, धीरे धीरे, मतलब मॉडरेट रिएक्शन, बहुत एकदम खतरनाक रिएक्शन भी नहीं करेगा और एकदम स्लो भी नहीं करेगा। ठीक है, सर जैसे जिंक प्लस, हाँ बेटा बोलो। सर ये H2 के साइड में सर एरो किसका सिंबल है? एरो बताता है बेटा कि कोई गैस बनी है। गैस कहाँ जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो गैस को किससे शो करते हैं, ऊपर से। अगर कोई सॉलिड फॉर्म होता जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं तो एरो लगाते हैं हम नीचे। अगर एरो के ऊपर ट्राइंगल बना है तो ट्राइंगल का मतलब होता है हीट कर रहे हैं, समझ में आ गया। अगर आपको एरो नहीं बनाना तो और क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के जी लिख दो, जी मतलब गैस बनी है, तो किसी से भी शो कर सकते हो। ठीक है, अब जिंक से रिएक्शन कराओगे तो ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई बैलेंस और हाइड्रोजन गैस बनी है, तो इसे हम ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट लिख लो हाइड्रोजन के लिए, हाँ हाँ, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को कहीं से भी। बट अगर इनमें से, इन सब में से कोई पूछे इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दीज वन। समझ में आया, रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग है। कॉपर HCl H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नाइट्रिक एसिड से कर जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा देता है। यानी ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर के लॉस करवा देगा इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना, जैसे अब अगर आप आयरन या आयरन से नीचे जाते हो तो फॉर आयरन कैसी रिएक्शन होगी, बहुत स्लो रिएक्शन होगी। जैसे Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। कैसी रिएक्शन है, बहुत स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम। डन एवरीवन। और अगर इसके लिए लिखना जाओ तो लिख लेना कॉपर Hg, ऐसे लिख लो। और ये सब एसिड किस फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में है, सब डाइल्यूट फॉर्म में है। फोर्थ पॉइंट लिख लेना, फॉर मेटल्स
Cu, Hg, Ag, Au and Pt do not react with dilute acids. तो पहली रिएक्शन तो मेटल्स की हो गई, किससे? एसिड्स के साथ। अब सेकंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं कि और क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब सेकंड देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट बोल दो या फिर बाइकार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था प्लेटिनम। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्शन करेंगे ऐसे लिख लेना, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब भी, ठीक है, एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जब भी रिएक्शन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे हम पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, K2CO3, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम HCl से, तो बताओ क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? एक तो KCl मिलेगा जो मेटेलिक सॉल्ट है, प्लस यहाँ पे वाटर मिलेगा, प्लस हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, लिख लो। किसी और की रिएक्शन करनी है तो वो भी कर सकते हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दो, पोटेशियम की नहीं करानी तो एसिड चेंज कर देते हैं इस बार। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्शन करा दी, H2SO4 मिला, क्या? Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस CO2, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा दो H2SO4 से, बताओ क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? NaSO4 टू नहीं आएगा, Na तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और SO4 की -2 होती है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही दे रहा है तो एक और चाहिए होगा ना, ताकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे। समझ में आया? तो इसमें भी क्या बनेगा? SO4 प्लस H2O प्लस CO2। लिख लो। और कोई लेना है तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। एक और लिख लो कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो जाए नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हुई HNO3 से। अब NO3 की कितनी वैलेंसी होती है? 1। एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी एक दिया हुआ शेयर किया होगा, तो क्या बनेगा? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2 गैस। समझ गए? लिख लो। ये क्या है हमारा? कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट। नाम हमेशा याद रखना, कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट। लिख लो। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन देखी थी हमने, ये वाली
यही किसमें काम आती है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें होता क्या है, क्या भरा रहता है उसके अंदर? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये ठूस ठूस के भरा हुआ है, ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3, ये बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा भरा रहता है उसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी बॉटल होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। अब जैसे ही आप उसकी पिन को दबाते हो तो वो अंदर जो बॉटल है एसिड की वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटते क्या होगा, वो एसिड बाहर निकलेगा, किससे रिएक्शन करेगा? बेकिंग सोडा से सोडियम सल्फेट बनाएगा, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पानी के साथ साथ वो बाहर क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही तो रीजन होता है जो कंबशन को रोक सकता है। ठीक है, इट यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट लिखो यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड में पहला यूज लिखेंगे कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। Citric acid present in citrus fruits like orange and lemon, like orange and lemon, is a source of vitamin C, is a source of vitamin C. is a source of vitamin C. ठीक है, अगर किसी मेटल के ऊपर क्या हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन यानी उसका कोरोजन हो जाए, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, लेमन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर होता है तो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पे क्या बना लेती है, कॉपर ऑक्साइड, एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर मेटल्स के ऊपर। तो कुछ मत करो, लेमन लगाओ और रस्ट भगाओ उसका। ठीक है, तो कोरोजन रिमूव कर सकते हैं। सेकंड लिख लो यूज, एसिटिक एसिड present in vinegar, acetic acid present in vinegar used as a food preservative. Acetic acid present in vinegar used as a food preservative used as a food preservative. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड लिखो यूजेस ऑफ HCl। HCl के बहुत सारे यूजेस हैं, लिख लेते हैं एक बार। यूजेस ऑफ HCl, पहला लिख लेना, फॉर मेकिंग मेटल क्लोराइड्स, फॉर मेकिंग मेटल क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl नमक बनाने में काम आए। ठीक है, सेकंड लिख लेना, फॉर मेकिंग ग्लू, ग्लू बनाने में भी HCl का यूज होता है। फॉर क्लीनिंग मेटल्स, फॉर क्लीनिंग metals before coating with tin और जिंक, गैल्वेनाइजेशन करते हैं या टिनिंग करते हैं। अगर जिंक यूज हुआ है आयरन के लिए, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो उसमें जिंक यूज हुआ है। टिनिंग बोल रहे हैं तो टिन यूज हुआ है उसकी कोटिंग करने के लिए। ठीक है, और क्लीन क्यों करवाया है, क्योंकि भाई अगर कोई एयर में रह के उसके ऊपर क्या हो गया हो, कोई रस्ट वगैरह आ गया हो, ठीक है, या कोरोजन हो गया हो, तो आप जब उसको एसिड बाथ करवाते हो तो क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें निकल जाएंगी रिएक्ट करके, और हमारा सिर्फ मेटल मेटल पीस, क्लीन मेटल पीस बचेगा। अब उसके ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं। फोर्थ लिख लो, मेकिंग एक्वारेजिया, मेकिंग एक्वारेजिया,
मेकिंग एक्वा रेजिया किस लिए काम आता है? यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। ये किसको डिसॉल्व कर सकते हैं? नोबल मेटल्स को। कॉपर गोल्ड वो आते हैं ना गलियों के अंदर, आओ तुम्हारा सोना चमकाए चांदी चमकाए, वो चमकाएंगे वमकाएंगे कुछ नहीं, वो ऊपर से आपकी थोड़ा 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 क्लीन करके आपका गोल्ड लेके निकल जाएंगे। ठीक है, वो ऐसे करते हैं। ये होता क्या है? मिक्सचर होता है किस किस का? HCl एंड HNO3 का। किस रेशियो में? 3:1 में। 3 रेशियो में HCl लिया और 1 रेशियो में कौन लिया है? HNO3। तो लिख लेना इसको, किस रखते हैं हम? 3:1 में। नेक्स्ट लिखो नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट यूज लिखो कि नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड in the manufacture of fertilizers, in the manufacture of fertilizers, nitric acid is used in the manufacture of fertilizers, comma dyes, बालों में लगाने वाली डाई, dyes, comma paints, dye DYES, dyes, paints and explosives में बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। ड्रग्स बनाने में भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना यूजेस ऑफ H2SO4, यूजेस ऑफ H2SO4, और सेम क्या लिख दोगे कि इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर्स। सेम जैसा ऊपर वाले के लिए लिखा था वही इसके लिए भी लिख दो। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस में पहला यूज लिख देना, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, एक्सप्लोसिव्स। सेकंड यूज लिख लेना फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज। जो हमारी कार्स वगैरह में लगी रहती है ना बैटरियां, कार को चालू करने में काम आती है, उन बैटरीज के अंदर H2SO4 होता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे एसिड रेन। इसके बाद पढ़ेंगे हम एसिड रेन क्या होता है। नहीं 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 बेटा आराम से लिखो, ये वाला पुराना है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारा एसिड रेन। जैसे CO2 बहुत ज्यादा हो गया, SO3 ज्यादा हो गया, SO2 ज्यादा हो गया, N2O5 ऑक्साइड्स मिल गए, ये सभी ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो जैसे रेन आती है, ये ऑक्साइड्स की अगर अमाउंट ज्यादा है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? एसिड बना लेते हैं। और दैट रेन कम्स डाउन, उसे क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन। तो लिखो कि रेन वाटर कंटेन्स रेन वाटर contains dissolved CO2. Rainwater contains dissolved CO2. Rainwater contains dissolved CO2, comma SO2
SO2, N2O5, etc. gases, full stop. Hence, it is slightly acidic in nature. Hence, it is slightly acidic in nature. ठीक है, जैसे इनकी रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है, क्या होगा कि भाई रिएक्ट टू CO3 बना लेगा। सर SO2 प्रेजेंट है, क्या होगा वाटर में जाने के बाद, तो H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, N2O5 प्रेजेंट है, वाटर से रिएक्ट करेगा, सर क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा HNO3। लिख लो। और इसको बराबर करना है तो 2HNO3 हो गया। ठीक है, अब बताओ एसिड रेन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट बना डालते हैं। ठीक है, अब पत्थर किसका बना हुआ होता है, मार्बल वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट का या लाइमस्टोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसका बना हुआ होता है। वो क्या है, कार्बोनेट्स ही है। एसिड रेन हुई, रिएक्ट करा, खत्म होता जाएगा पत्थर। इसलिए तो ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा था, क्योंकि उसकी रिएक्शन, क्योंकि वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा लेदर फैक्ट्री है। आगरा में सबसे ज्यादा लेदर फैक्ट्रीज है, चारों तरफ उसके लेदर फैक्ट्रीज है, और इतनी पॉइजनस गैसेस निकलती है वहां पे, तो गैसेस से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब भी बारिश हो रही है तो ऊपर एयर में, एनवायरमेंट में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, इन एसिडिक ऑक्साइड गैसेस का। जैसे ही रेन आएगी वो डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर और एसिड बनाएगा, और वो एसिड आके गिरा सीधा ताजमहल पे, और गिरा तो और भी जगह, वहां पे भी नुकसान है ही, लेकिन ताजमहल पे गिरा, गिरते ही क्या हुआ, वो था कार्बोनेट, कार्बोनेट से रिएक्शन करी, सॉल्ट बना दिया, वाटर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर एक लाइन कि एसिड रेन कॉरोड्स बिल्डिंग्स, एसिड रेन कॉरोड्स बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, एसिड रेन corrodes building and monuments, especially made of limestone, especially made of limestone and marble, especially made up of limestone and marble। फॉर्मूला लिख लेना उसके आगे, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या मार्बल, दे बोथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनसे रिएक्शन होगी तो हमें पता है क्या होगा। निर्दीप बेटा माइक बंद कर लो, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। ठीक है, डन। एक और लिख लो, थोड़ा सा और लिख लो। ये तो सिर्फ मार्बल की बात कर ली सर आपने, और लिखो एसिड रेन ऑल्सो डैमेजेस द प्लांट्स, एसिड रेन ऑल्सो डैमेजेस प्लांट्स, एसिड रेन ऑल्सो डैमेजेस प्लांट्स and increase the acidity of the soil, and increase the acidity of the soil। अब मैंने कहा कोई सॉइल है, उसका pH 7 है, इसी पे क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया, क्या हो गया, उस प्लांट, वो जो सॉइल है उसका pH डाउन हो गया, एसिडिक हो गई अब वो सॉइल। जैसे आपने प्लांट ग्रो किया, उसकी जड़ें को क्या चाहिए था, उसे एसिडिक सॉइल नहीं चाहिए थी ना, बेसिक, उसे न्यूट्रल मान लिया हमने, किसी को बेसिक चाहिए। अब सॉइल हो गई एसिडिक तो क्या होगा, उसकी रूट्स डिके हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया, डन। अब नेक्स्ट लिखो बेसिस। हाँ, अलग अलग फर्टिलाइजर्स आते हैं। अगर कहीं बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि H2SO4 बाल्टी भर भर के डालना है, नहीं। अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें वीक
एसिड्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है या फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जो एसिडिक हो नेचर में, तो क्या करें वो बैलेंस कर दें सॉइल की पीएच को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेसिस। एसिडिक भी तो आते हैं ना बेटा, हर तरह का फर्टिलाइजर मिलता है मार्केट में, वो तो ग्रोथ के लिए डालते हैं प्लांट की। हाँ तो लाइमस्टोन वगैरह डालते हैं ना हम वहां पे, क्विकलाइम डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना के डाल देते हैं पानी में घोल के। जो वो नहीं डालता होगा वो कुछ और डालता है, समझ में आया बेटा? वो उनसे ही पूछना पर्सनली वो क्यों डाल रहे हैं, वो पागल है क्या? अब जैसे किसी एक किसान ने खेती करी, उसकी सॉइल थोड़ी एसिडिक थी, बेसिक फर्टिलाइजर लाया उसने डाला, उसके बढ़िया ग्रोथ होगी, बगल वाले ने देखा इसने कुछ डाला, देखो खेती ज्यादा होगी, अपन भी यही डालेंगे। समझ रहे हो ना, देखा देखी भेड़ चाल भी चलती है, जहां जरूरत नहीं है बिना बात में भी डाल देते हैं, पता ही नहीं क्या उग जाएगा, सोना नहीं उगने वाला, ज्यादा डाल दोगे वो खराब हो जाएगी फसल। ठीक है, तो हर चीज देख के डालते हैं। अब बेसिस क्या होते हैं, तो बेसिस आर ऑक्साइड्स। क्या होते हैं बेसिस? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। क्या होते हैं बेसिस? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये बेस है? तो ये एक मेटल का ऑक्साइड है, चलो चेक कर लेते हैं ये बेस बनाएगा क्या। तो मैं क्या करूंगा, वाटर में डालूंगा, क्या मिलेगा? MgOH होल ट्वाइस। हाँ सर ये बेसिक है। या उनके हाइड्रोक्साइड, मैंने कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस था, मैं कहा हाँ ये एक बेस है। तो सिंपली बेसिस होते कौन है? या तो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। हाँ बेटा, हाँ क्योंकि CO2 क्या है? एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है ना ये। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड ही तो है। आप रिएक्शन किससे कराते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस। मिला कि नहीं? मिला। तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस। अब आप कहोगे सर एसिड कहां दिख रहा है, ये एसिडिक ऑक्साइड ही तो है। समझ में आ गया? चलो भाई आगे लिखते हैं। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग एल्कली, इसी के अंदर बेसिस में ही चलता जाएगा, एल्कली लिख दो। एल्कली कौन होते हैं? कि भैया ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। एल्कली है कौन? जो कंप्लीटली वाटर में क्या हो, डिसॉल्व हो जाए या कंप्लीटली सॉल्युबल हो, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। तो लिखो इसके अंदर कैन एल्कली इज अ बेस, एन एल्कली इज अ soluble base, an alkali is a soluble base, and alkali is a soluble base which in aqueous solution which in aqueous solution which in aqueous solution gives hydroxyl ion. हाइड्रोक्साइल आयन क्या बनाएंगे ये? हाइड्रोक्साइल आयन, जिसे हम कैसे लिखते हैं? OH माइनस आयन। ठीक है, तो एक नोट भी लिख लेना कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस
all alkali are bases, but all bases are not alkali. ठीक है. ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो. सोडियम ऑक्साइड इज अ soluble base. Sodium oxide is a base soluble in water. Example, sodium oxide is a base soluble in water. कि भाई Na2 कोई बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड था जो वाटर में क्या था, सॉल्युबल था. बनाएगा क्या वाटर में सॉल्युबल होने के बाद? सोडियम हाइड्रोक्साइड. वो भी वाटर में क्या था, सॉल्युबल था, घुल गया पूरा. तो मैं NaOH को क्या बोल सकता हूं कि वो क्या है, एक एल्कली है. तो सेकंड इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन में लिखना कि देयरफॉर नहीं, द प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वाटर सॉल्युबल. द प्रोडक्ट sodium hydroxide is also water soluble. The product sodium hydroxide is also water soluble. तो इसके नीचे एक और लाइन लिखो. ठीक है, therefore sodium hydroxide is an alkali. या फिर so NaOH is a एल्कली. इसको एल्कली बोल दिया कि सर और बताओ. तो ऐसे ही दूसरा आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड. अब सेकंड एग्जांपल लिखो कि कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट लिखो कॉपर ऑक्साइड. इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि एल्कली किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे हैं. तो नेक्स्ट लिखो कॉपर ऑक्साइड CuO is insoluble in water. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड is a base insoluble in water. कॉपर ऑक्साइड is a base. क्या है ये, बेस तो है बट insoluble in water. और यहां से कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेते हो किसी अदर मेथड से, तो CuOH whole twice is a base insoluble in water. कि अगर इसका बेस भी बना लाओगे वो भी क्या मिला हमें, कि वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं था. समझ में आया? तो इससे क्या पता चला कि hence CuOH whole twice copper hydroxide is a base but not alkali. इससे ये पता चल गया कि हाँ बेस तो है बट एल्कली नहीं है बस. ठीक है, बेस है लेकिन एल्कली नहीं है. बहुत खराब. ठीक है, अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. कि सर बेसिस का भी क्लासिफाई करवा दो. ऐसे होता ही नहीं ना, अगर वो डिसॉल्व हो जाता तो वो वाटर के साथ CuOH होल ट्वाइस खुद ही बना लेता ना. नहीं बना पा रहा ना. ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. सबसे पहले लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी. उसमें एसिड में क्या यूज किया, बेसिसिटी. सिंपली अगर मैं कहूं HCl की बेसिसिटी क्या है तो बोलोगे 1 है सर. तो यानी उसको न्यूट्रल करने के लिए कितना OH चाहिए होगा, एक ही चाहिए होगा. सेम अगर मैं कहूं मेरे पास बेस है, इसको न्यूट्रल करना है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी. ठीक है,
तो इसमें भी क्या क्या आ जाते हैं, एक आ जाता है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस किसे बोलेंगे, जो वाटर में जाने के बाद एक OH माइनस आयन दे। सिंपली मोनो एसिडिक बेस में क्या लिख दोगे, प्रोड्यूस, इसमें लिख लेना प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्साइल आयन, यानी सिर्फ एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, आयन पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। ऐसे नहीं आपने बहुत सारा डाल दिया सर देखो खूब सारे आयन बन गए, एक मॉलिक्यूल कितने आयन देगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका, NaOH, KOH एक्सेट्रा। डायबेसिक मतलब 2 OH माइनस आयंस दे पर मॉलिक्यूल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ट्राई एसिडिक मतलब 3 OH माइनस आयंस दे रहा है वो पर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, लिख लो। नेक्स्ट लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद देखते हैं कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैसे होगा। on the basis of concentration on, लिख लो बेटा आराम से लिखो, टाइम देंगे। on the basis of concentration, इसमें भी क्या होगा, concentrated base, dilute base। concentrated base मतलब more amount of base, less amount of water, और dilute base बोलेंगे तो more amount of water, less amount of base। ठीक है, ये लिख लो पहले, हो गया हो तो मिटा दूं ये या ऊपर लिख दूं। तो एक तरफ लिख लो कंसंट्रेटेड बेस और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस किसे बोलेंगे हम, मोर अमाउंट ऑफ बेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहां मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ बेस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की, बेसिस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ क्या कर दो, कंबाइन करवा दो, उनकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से किसी मेटल की, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। और हमने पढ़ाई था बेस कौन, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। सबसे पहला लिख लेना बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीजन, बाय combination of metals and oxygen। या वो अल्लाह हो गया, चले आगे। चलो अब रिएक्शन देखते हैं। भैया मेरे पास पोटेशियम था, मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, बताओ क्या बनेगा। कि ओ बन सकता है कभी, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, सोचो पता जुड़ेगा कौन कौन, पोटेशियम और
पोटेशियम की वैलेंसी ऑक्सीजन की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला तैयार। समझ में आ गया? तो इसमें क्या बन जाएगा, K2। मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 4K। मैग्नीशियम की कराओ, मैग्नीशियम कितने है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और 2MgO बन गया। सोडियम की रिएक्शन करानी है O2 से, सोडियम की एक होती तो ये भी बनाएगा Na2O, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, है ना। कैल्शियम की करानी है तो कैल्शियम की करा लो, कैल्शियम भी क्या बनाएगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO, 2 वैलेंसी होती है, दोनों की 2 हो गई, ये लो बैलेंस। ऐसे हम बेस को बना सकते हैं। और बाबा कितना बड़ा चूहा है, खाते पीते घर का है। अब अगर मैं यहाँ कहता मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, बताओ कॉपर ऑक्साइड से बेस बना सकते हो? क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, वो पानी में डाल के नहीं बना सकते आप उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है कि एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड। तो सेकंड पॉइंट लिखो, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, बाय एक्शन ऑफ वाटर, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन soluble metal oxides, जो soluble metal oxides है उनके रिएक्शन करा दो। हाँ कि ना, ठीक है। सारे soluble दिख रहे हैं हमें, किसी को भी उठा ले। चलो, मेरे पास Na2O था, पानी से भिड़ाया, क्या बन गया, NaOH, 2 से मल्टीप्लाई। मेरे पास K2O था, पानी से भिड़ाया, KOH बना, ये लो सर बराबर कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर से भिड़ाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया मैंने, ठीक है, लिख लो। अब देखो जनरली सब मेटल्स बनाते हैं, जितने भी बेस है सब मेटेलिक है, एक को छोड़ के। नेक्स्ट लिखो, एक ऐसा बेस बना सकते हैं जो नॉन मेटल बनाता है, जिसमें कहीं दूर दूर तक मेटल नहीं है फिर भी बेस बना रहा सर अमोनिया। है। अमोनिया, तो लिख लो नेक्स्ट, बाय डिसॉल्विंग अमोनिया इन वाटर, ऐसे लिख लेना, बाय डिसॉल्विंग अमोनिया इन वाटर। तो NH3 plus H2O gives NH4OH, ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखो, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स, बाय द एक्शन। अब पहले तो हमने ऑक्सीजन से भिड़ा के देखा, ऑक्साइड बने, ऑक्साइड को पानी में डाल के देख लिया तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आ गए। या तो ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेटल की रिएक्शन वाटर से करा सकते हैं, करा सकते हैं। और मेटल जब भी वाटर से ऐसे रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट लिख लो, बाय एक्शन ऑफ वाटर, लिख लो बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स, बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स, बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स और स्टीम ऑन
मेटल्स, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा। कैसे देखें, मेरे पास पोटेशियम था, मैंने पानी लिया, पानी कैसा था मेरा, कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हमने ये देखा था ना, तो ये तीनों पता है कैसे हैं, कोल्ड वाटर वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनाएंगे, नॉर्मल वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन स्टीम पास करा दो, बॉइलिंग वाटर, ये स्टीम, ठीक है, वहां ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये जनरली रिएक्ट करते हैं बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर के साथ ये बनाएंगे क्या, ऑक्साइड, और स्टीम के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया, हाँ कि ना। तो K की H2 यानी कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराई तो क्या मिला, पक्का, तो लिख डालो जल्दी से KOH। और ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये पहले किसको डिस्प्लेस करेगा, तो प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और अदर कंपाउंड्स लाइक एसिड। ठीक है, लिख डालो, याद रखना बस। कैल्शियम की भी करवा दो, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, किससे, वाटर और स्टीम से भी करवाएंगे, अभी तो मैंने कोल्ड वाटर लिया है। ठीक है, कैल्शियम का भी अगर आप वाटर से कराओ, कैसा वाटर ले लो, इसमें भी कोल्ड वाटर ले लोगे तो भी ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो फटाफट से। और अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराऊं किससे, बॉइलिंग वाटर से, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन वही मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दूं स्टीम से तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। डिफरेंस समझ रहे हो, वाटर से रिएक्ट तो करेगा, हाँ रिएक्टिव है, लेकिन इतना भयंकर रिएक्टिव नहीं है कि भैया हाइड्रोक्साइड बना दे। समझ में आया, लिख लो ये चारों रिएक्शन। नहीं, बहुत स्लो रिएक्शन होगी, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट लिखो, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटल कार्बोनेट्स, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटल कार्बोनेट्स कॉमा मेटल सल्फाइट्स, मेटल सल्फाइट, सल्फाइट्स और मेटल नाइट्रेट्स, और मेटल नाइट्रेट्स। ठीक है, अब सर इनसे कैसे बहस बनेगा, तो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ये किसका साइन है, याद रखना, हीट का, मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड, कैसा है, मेटल का बेसिक ऑक्साइड, और इनको हम बेस बोलते हैं, पानी में डालो बेस बन जाएगा घटाघट। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, चाहो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिख लेना, इसको भी हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लिख लो, सल्फाइड से बनाना है, तो ये तो क्या थे, कार्बोनेट थे, अब सल्फाइड की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम CaSO3। ठीक है, इसको हीट करोगे तो क्या क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2
गैस रिलीज होगी। ठीक है, लिख लो। ये क्या है? कैल्शियम सल्फाइड, नाम लिख लेना, याद रहेगा। अगला कैल्शियम नाइट्रेट। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कैल्शियम नाइट्रेट बनाया था नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा के, तो CaNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट बना करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड NO2 गैस, प्लस बचा हुआ क्या निकलेगा आपके पास? O2। और क्या निकलती है यहां से? ऑक्सीजन निकलेगी। बैलेंस कर लेना। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 2, इसको बैलेंस करना है तो 2, तो 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, सब बैलेंस्ड। किसका? कैल्शियम नाइट्रेट। है? नहीं 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 नहीं, ये सल्फाइट है, ये है कैल्शियम। ये कैल्शियम नहीं बनेगा, कॉपर बनेगा, और इसको कॉपर ऑक्साइड बनाओ। ये हो गया कैल्शियम सल्फाइट, ये हो गया कॉपर सेकंड नाइट्रेट। सेकंड लिखने का मतलब क्या है? वैलेंसी कितनी है इसकी? 2 है। थर्ड लिखाओ, जैसे हम बोलते हैं FeO, आयरन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है, और एक लिखते हैं Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड। समझ में आ गया दोनों का अंतर? यानी वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, यहाँ इसने लोअर वैलेंसी शो की है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। NO2 का कलर कैसा होगा? बताओ जल्दी से, किस कलर की गैस निकलेगी? ये ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। ठीक है, अब लिखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सर बेसिस की प्रॉपर्टी भी बता दे हमें, लगे हाथ हम बेस भी कर लेंगे। किस चीज में? अभी बुकलेट नहीं मिली आप लोगों को? मिलेगी, DPPs एंड बुकलेट्स मिलने वाली। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी मिलेगी आपको, तो ऑनलाइन वालों के लिए अपलोडेड है, ऑफलाइन वालों को तो हार्ड कॉपी देंगे। मैं ही तो बना रहा हूँ, मुझे जब मैं बना रहा हूँ तो मिलेगी भी ना, वरना मुझसे फोकट में थोड़ी ना मेहनत करवाएंगे। तो लिखो, पढ़ लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टी लिखो बेसिस की, कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, साबुन चख के देख लेना किसी की इच्छा हो तो, है ना? बस चखना, चाट मत जाना, अंदर तक निकल जाओ कि हम तो पूरा चेक करके छोड़ेंगे, है ना? कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, एंड सोपी इन टच। ऐसे नहीं कि सर सोप है तो वो तो सोपी है, अरे कोई भी नॉर्मल बेस, अगर लेबोरेटरी में कोई बेस रखा है, और हाँ, जितने खतरनाक एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड जितने खतरनाक होते हैं, डाइल्यूट एसिड, बेसेस भी उतने ही खतरनाक होते हैं। एसिड भी कोरोसिव होते हैं और बेसेस भी क्या होते हैं? कोरोसिव। कभी जोश जोश में NaOH कभी हाथ पे डाल मत लेना, स्किन कोरोड हो जाएगी, जले हुए जैसे एसिड से जलती ना, ऐसी जली हुई मिलेगी आपको। ऐसे मत सोचना एसिड जलाता है तो ये ठंडा ठंडा करेगा, ठंडा वंडा कुछ नहीं करेगा, ये भी कोरोड करेगा स्किन को, स्किन खराब हो जाती है बिल्कुल हमारी। फ्लेवर डालते हैं बस उसमें तो नाम के लिए। तो लिख लिया, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है भाई, बाय एवरीवन। 4 थे।